नमस्कार। आज पूरा भारत एक लॉकडाउन की स्थिति में है और ये हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्टेज 3 की शुरुआत है। पिछले 21 दिनों से हम लॉकडाउन में थे और अब ये लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है। कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, जिसमें हिंदुस्तान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसेंटर बनने के कगार पर है। हमें अब ये देखना है कि क्या हम फेज 3 से अपने आप को बचा पाएंगे या हम भी यूरोप और अमेरिका की तरह फेज 3 के उस भयावह रूप से हमें गुजरना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊं और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊं, मैं इसका ये कितना डेंजरस या भयावह है उसके रूप को आपको बताना चाहूंगा। एक मेडिकल साइंस में केस है पेशेंट नंबर 31। पेशेंट नंबर 31 एक औरत थी जो चाइना से साउथ कोरिया में आई और उस औरत ने 7,000 साउथ कोरियंस को इन्फेक्ट कर दिया। वन सिंगल पेशेंट इन्फेक्टेड 7,000 पीपल इन साउथ कोरिया। वो कैसे इन्फेक्ट हुई कि जब वो वहां से आई साउथ कोरिया में, वो पहला केस था और उनको पता नहीं था कि ये कोरोना की शुरुआत हो चुकी है। वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थी। वो जब भी मॉल्स में गई, नेक्स्ट डे वो आने के बाद चर्च में गई और वो उस कॉमन चर्च में गई जहां पे महीने में 2 से 3 लाख लोग तक प्रेयर करने के लिए आते हैं। ऐसे ही इटली में कुछ सिटीज ऐसी थी जहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने एक नॉर्मल चेकिंग के दौरान एक कार वाले को चेक किया, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उसको जाने दिया। शाम को जब वो पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिस में आता है, वो जगह जगह टच करता है, फाइलों को टच करता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। वो पुलिस ऑफिसर भी कोरोना पॉजिटिव था। उस डिस्ट्रिक्ट के 80% पुलिस स्टाफ को क्वारंटाइन करना पड़ा और जो लोग एब्सेंट थे उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। और उस पुलिस हेडक्वार्टर के पास दे हैड टू ट्रेन डॉग्स, उनको डॉग्स को ट्रेन करना पड़ा और ड्रोन्स को ट्रेन करना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए। एक व्यक्ति अगर संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, वो सैकड़ों को संक्रमित कर सकता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, कुछ साल पहले हिंदुस्तान ने स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन देखा था। स्वाइन फ्लू से आईसीएमआर से स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा इन्फेक्टेड ये वायरस है। जनरली 1% के आसपास वायरल इन्फेक्शंस में फैटेलिटी होती है, बट कुछ केसेस में, कुछ कंट्रीज में तो ये 10% से ज्यादा फैटेलिटी लेके आया हुआ है। एक और मैं इसके बारे में आपको मेडिकली बात बताना चाहूंगा कि ये वायरस ना सिर्फ हमारे लंग को इन्फेक्ट कर रहा है, ये वायरस हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, लीवर को, एलिमेंट्री कैनाल को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, उसको, इन सबको भी इन्फेक्ट कर रहा है। हमारी बॉडी में गले में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ ये वायरस बाइंड होके वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड दीज ACE2 रिसेप्टर्स आर आल्सो फाइंड in other parts of the body like alimentary canal, gastrointestinal tract and other organs of the body। तो इन ACE2 रिसेप्टर्स के द्वारा ये बाकी ऑर्गन्स को भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग ठीक होके भी आ रहे हैं उनका भी लंग पे पैचेस और डैमेज अप टू 30% दिखा रहे हैं। तो हमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस वायरस से कैसे बचा जाए, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। गवर्नमेंट का भी जो सोल ऑब्जेक्टिव है लॉकडाउन का, उनका सिर्फ एक पर्पस है कि इस वायरस की चेन कैसे ब्रेक की जाए,
इस वायरस के संक्रमण को कैसे रोका जाए। और उसका एकमात्र जो सॉल्यूशन था गवर्नमेंट के पास वो था लॉकडाउन, और लॉकडाउन के द्वारा उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर ये लॉकडाउन गवर्नमेंट टाइमली अनाउंस नहीं करती तो हिंदुस्तान में 8 अप्रैल तक 15-16 लाख केसेस हो सकते थे और हिंदुस्तान भी पूरी दुनिया का कोरोना एपिसेंटर बन सकता था। WHO ने इसको ऑलरेडी पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। पूरा यूरोप और अमेरिका इससे स्टेज 3 की पीक पर हैं। हजारों लाखों लोग वहां पे इन्फेक्टेड हैं, हजारों डेथ्स पर डे हो रही है। अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो हिंदुस्तान अभी तक कंपैरेटिवली बेटर स्टेट में है, एंड थैंक्स टू द लॉकडाउन एंड द टाइमली मेजर्स, टाइमली करेक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ने जो टाइमली करेक्शंस और मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से आज हम इस स्टेट में हैं कि हम इस इंफेक्शन को कंट्रोल कर सकें। प्रैक्टिकली इस इंफेक्शन से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप चाहे लॉकडाउन में है लेकिन डेली वेजेस के लिए जा रहे हैं या डेली नेसेसिटी की नीड्स के लिए आप बाहर जाते हैं। एक जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी पीछे 3 दिन पहले एक केस हुआ जहां पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय वाज कोरोना पॉजिटिव। वो जब कोरोना पॉजिटिव था तो 72 घरों में वो गया और मजबूरन 72 के 72 घरों को क्वारंटाइन करना पड़ा और 72 के 72 घरों में टेस्टिंग करानी पड़ रही है। एक बहुत बड़ा एपिसेंटर जो बन सकता है अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में वो है धारावी इन मुंबई। धारावी में सिर्फ 2 पेशेंट गए थे जो दिल्ली से गए थे, एंड दे स्टार्टेड इन्फेक्टिंग द होल एरिया। अब वहां पे गवर्नमेंट की मजबूरी इतनी है कि 4-5 लाख लोगों के वहां पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट कि कितने लोगों को कोरोना है, उन्होंने कितने लोगों को फैलाया, कितनों को नहीं हुआ। और 100 से ऊपर ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों में केस वहां पे हो चुके हैं। अब हमें एक चीज जो समझनी है वो ये है कि ये इन्फेक्ट कैसे करता है हमारी बॉडी को। ये जो वायरस है ये एयर के साइज से हैवियर है, इट इज हैवियर देन एयर। एयर के साइज से हैवी होने का एक बेनिफिट क्या है कि ये थ्रू एयर, इट इज कंफर्म बाय ICMR दैट एयर के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है, एयर के थ्रू इन्फेक्ट नहीं करता। ये 2 चीजों से इन्फेक्ट करता है हमें। ये करता है सरफेस पे रह जाता है, सरफेस के थ्रू हम कोई फाइल टच की, कोई सामान टच किया, कोई दूध की थैली, कोई बाहर से सामान आ रहा है उसको टच किया, जो जिस पे वायरस ये लगा हुआ है वो हमारे अंदर आ गया। दूसरा ये ट्रेवल करता है कि कोई इन्फेक्टेड इंसान जो कोरोना पॉजिटिव है वो आपके पास से गुजरा और उसने आप पे स्नीज कर दिया या उसको खांसी आई, कॉफिंग के दौरान उसने ये वायरस को आपके अंदर डाल दिया। एक बार स्नीजिंग या कॉफिंग से अराउंड 40,000 वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिनके अंदर से ये वायरस आता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अब हमें ये टेक्निकली समझना है, किसी प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि हम इसको कंटेन कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। अब उसको समझते हैं कैसे मैनेज करना है। इस वायरस को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, ये वायरस जनरली हमारे ACE2 रिसेप्टर्स गले में होते हैं, उनसे बाइंड करके ग्रो करता है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें अपने मुंह को, आंख को और नाक को बचाना है सबसे पहले। अगर ये वायरस इन 3 चीजों के थ्रू हमारे गले तक नहीं गया तो हम कामयाब हो जाएंगे इस इंफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ये वायरस कहीं पर भी लग सकता है, ये वायरस कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन ये वायरस आपके कपड़ों पे आ सकता है, बालों में आ सकता है, स्किन में आ सकता है, लेकिन आपको इन्फेक्ट कब करेगा? जब ये वायरस आपके गले पे आ जाएगा, आपके नाक, आंख या मुंह से आपके गले में चला जाएगा। गले से ये वायरस लंग्स में चला जाता है, वहां पर लंग्स को ये इफेक्ट करता है। इसीलिए ड्राई कॉफ हो जाना, ब्रेथलेसनेस फील होना और हाई ग्रेड टेम्परेचर होना इस वायरस के 3 मेजर सिम्टम हैं। लेकिन कुछ केसेस में, क्योंकि ACE2 रिसेप्टर बाकी ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं, कुछ केसेस में एरिथमिक हार्ट बीट जो होती है वो एरिथमिक हो जाती है। कुछ केसेस में डायरिया होने के चांसेस हैं। कुछ केसेस में लीवर पे इसने इफेक्ट किया है। कुछ केसेस के काफी सारे पेशेंट्स में हमें
ब्लड यूरिन में ब्लड और प्रोटीन्स मिले हैं, विच मीन्स के अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज को भी ये कॉज कर रहा है। तो इस वायरस को हमें प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारे प्रधानमंत्री स्वयं आके हर उसमें बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री, हर बंदा जो ये एक बात आपको समझा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज अ क्रिटिकल फैक्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सोशल डिस्टेंसिंग, अब आप, क्योंकि ये वायरस का अभी हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, ये वायरस कितने दिन रहने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन एज अ मेडिकल प्रोफेशनल जितना भी हमें समझ में आया है इस वायरस में, ये यहाँ पर बहुत लंबा रहने के चांसेस भी हैं। तो अगले 6 महीने, साल भर, इवन 2 साल तक अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग, अगर ये वायरस जनरली जब कोई आपके पास, कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आपके पास से जाता है तो 1 मीटर के दायरे में ये इस वायरस के फैलने के चांस होते हैं। तो अगर आपने 1 मीटर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना हाथ ऐसे और ऐसे करके, ये आपका 1 मीटर का दायरा है जिस दायरे में कोई भी बंदा आपका नहीं आना चाहिए, वेदर ही और शी इज इन्फेक्टेड और नॉट। लेकिन अगर आपने इस दायरे पे अपने आप को आइसोलेट किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, तो आप इससे, आपके बचने के चांसेस इसमें बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं। दूसरा, कोशिश कीजिए कि आप अपना, जब घर से बाहर जाएं तो आपका मास्क से आपका मुंह कवर हो। अच्छा, इसमें किसी भी तरह का मास्क चल जाएगा, एक कॉटन का मास्क भी चल जाएगा, सिंपल सर्जिकल मास्क भी काम आते हैं। N95 की इसमें कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए N95 है। आप नॉर्मल मास्क भी अगर यूज करेंगे तो वो इसमें इफेक्टिव है, क्योंकि इस वायरस का साइज बड़ा है। अब आपने इन 3 चीजों को बचाया, आपने मास्क से अपने मुंह और नाक को बचा लिया, और चश्मा लगा के आपने अपनी आंखों को बचा लिया। अगर आपके ऊपर कोई गलती से आपके ऊपर आ भी जाता है तो ये आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है, वो ये है कि अपने हाथों को कभी भी यहां पर ना लाएं। इन तीन चीजों से बचाएं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि हाथों को जनरली हम बहुत फ्रीक्वेंटली अपने मुंह, नाक और आंख पर लाते हैं। इन 3 चीजों से अगर हमने बचा लिया तो हम अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करने से पहले हम इन 3 चीजों के ऊपर हाथ ना टच करें। ग्लव्स पहन ले, बहुत अच्छा है, नहीं भी पहन ले तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को, और उसके अलावा हैंड को वॉश करते रहिए। सैनिटाइज और वॉश करना हैंड्स को बहुत जरूरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सैनिटाइज करने और साबुन से हैंड वॉश करने से वो वायरस खत्म हो जाता है आपके हाथों से, और उसके बाद अगर आप अपने नाक को या फेस को टच भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए सेफ रहता है। सैनिटाइज जब आप हाथों को यूज करें, जो भी सैनिटाइजर आप यूज करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपनी, आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखिए कि किसी भी चीज से जब आप सैनिटाइज करें तो उसका उस बॉटल में एल्कोहल कंटेंट, आइसोप्रोपाइल इथेनॉल एक कंटेंट होता है, जो एल्कोहल है वो 70% या उससे ऊपर होना चाहिए, जो इसमें बिल्कुल आपके हैंड सैनिटाइजर को बिल्कुल सेफ बना देता है। और दूसरा, जब आप हैंड वॉश करें, सिंपल साबुन से भी आप हैंड वॉश कर सकते हैं। हैंड वॉश में आपको झाग वाला साबुन यूज करना है, और अपने हाथों को 20 से 30 सेकंड, और स्पेशली जो अंदर वाले एरिया हैं, नेल्स वाले एरिया हैं, इनको वॉश करना है। ये दो प्रिकॉशन आप कीजिए और आप इससे आराम से बच सकते हैं। दूसरी चीज, आप खुद भी इसको मेंटेन कीजिए, औरों को भी समझाइए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इज रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब ये है कि अगर आपको स्नीजिंग, छींक आती है या खांसी आती है तो आप ऐसे नहीं कीजिए। अगर आपको छींक या खांसी आती है तो आप उस पोर्शन पे लेके जाइए जहां पे हमारे हाथ लगने के या इन्फेक्शन के सबसे कम चांसेस हैं। मैं आपको बताता हूं, आपकी एल्बो का आउटर साइड, यहां पर आपके हाथ पे लगने के चांसेस कम हैं, और ये स्नीजिंग, अगर छींक और खांसी अगर आपने इस एरिया में की तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम। आप औरों को भी ये चीज बता सकते हैं। तो मैंने आपको इसमें सिम्टम्स के बारे में बताया, मैंने आपको ये बताया कि आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं, कोशिश कीजिए, गर्मियों के आजकल दिन है, आप आके नहाइए, एंड नहाने में शैम्पू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप शैम्पू करते हैं तो, क्योंकि बालों में भी आ सकता है, कपड़ों में भी आ सकता है, जब भी आप बाहर जाएं कोशिश कीजिए घर में आने के बाद अपने कपड़े डिटर्जेंट में धोएं, और अपने आप को नहाएं, बालों को पीछे रख के शैम्पू कीजिए, सो दैट आगे का कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो।
और अपने जूतों को भी आप कोशिश कीजिए बाहर ही निकालें, उसको घर पे ना स्प्रेड करें। ये कुछ बेसिक प्रिकॉशन हैं इस वायरस से बचने के लिए, क्योंकि मेरा अब मानना है, अब वो कहावत पुरानी हो गई कि जो डर गया सो मर गया। मेरी कहावत है जो डर गया सो बच गया। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डरें, इस वायरस की भीषणता को समझें। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसका ट्रीटमेंट अगर हो भी गया तो आपकी बॉडी उतनी ओरिजिनल कभी नहीं रह पाएगी जो पहले थी। कुछ ना कुछ लंग डैमेज दिखाता है, कुछ पैचेस दिखाता है, कुछ अदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, और इस वायरस के लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हमें कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं है। अभी 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है इसका एंटीवायरल लाने में या इसका प्रिवेंटिव चीजें आने में। तो अभी आपको सिर्फ प्रिकॉशन रखनी है। और मैं एज अ प्रोफेशनल आपसे प्रार्थना करता हूं कि फाइनली जब इसको कंक्लूड करने से पहले कि 3 चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक तो आप अपने मुंह को, आंख को और नाक को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जब भी बाहर निकलें इसको कवर करके रखें। सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। लॉकडाउन के दौरान अपने आप को कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना पड़े। कोई भी सामान जो बाहर से आता है आप कोशिश कीजिए उसको वॉश करें, उसको एक नॉर्मल आप डिटर्जेंट में वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जनरली पॉलीथीन होती है, उसको आप कर सकते हैं, वो अंदर नहीं जाएगा। बिफोर यूजिंग एनीथिंग आप उसको जरूर वॉश कर लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, उसके बाद ही आप यूज कीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए, इस वायरस की जो कुछ खूबी भी होती है, इस वायरस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये वायरस बहुत ढीठ और ईगोइस्टिक वायरस है। ये जब तक आप गलती नहीं करेंगे, आप इस ढीठ और ईगोइस्टिक वायरस को बाहर से उठा के अपने घर पे नहीं लेके आएंगे, ये आपको तंग नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वायरस को हमें सीरियसली लेना है। ये वायरस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पूरी मानव जाति को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस सभ्यता को, इस मानव जाति को बचाने के लिए हमें इस वायरस को सीरियसली लेना है। ये कोई मजाक नहीं है। और मेरी आपसे प्रार्थना है आप इन बेसिक चीजों का ध्यान रखें, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। और अगर किसी कारणवश, स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर्स की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस ऑफिशियल्स की, कि जब वो बाहर जाते हैं तो एक चीज इंश्योर करें कि जब वो बाहर से घर आए तो अपने घर, क्योंकि ये वायरस सरफेस पे सर्वाइव कर सकता है। ये वायरस आपके कपड़ों पे रह सकता है, ये वायरस आपके हाथों में रह सकता है, आपकी स्किन पे रह सकता है, आपके जूतों में रह सकता है, आपके फाइल्स में रह सकता है। तो जब भी आप बाहर से घर आते हैं, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स के लिए मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप जब घर आए, क्योंकि आप और हम सबसे ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं, आप जब भी घर आए आप किसी भी चीज को अपने हाथ से टच ना करें। आप सीधा अपने घर वालों को फोन करें। एक प्रोटोकॉल बना लीजिए कि आप फोन करें कि आप दरवाजे खोल के रखेंगे, आप सीधा बाथरूम में जाइए, बाथरूम का दरवाजा भी आपको टच नहीं करना है। अंदर आप सारे कपड़े उतार के डिटर्जेंट वाली बाल्टी में धोने के लिए धोइए उसको, और साथ में नहा लीजिए, फ्रेश कपड़े पहनिए, बिल्कुल अपने आप को सैनिटाइज करके उसके बाद आप बाहर आइए। तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं। आप इन बेसिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे तो आई एश्योर यू वन थिंग कि आपको तंग नहीं करेगा, और हम सब इन सब चीजों को फॉलो करते हुए इससे बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।